तो हेलो मेरे प्यारे सभी भावी अध्यापक, भविष्य के टीचर, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आशीष और सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। हम आप सभी के लिए यह वीडियो लाए हैं यूपीडी लेट थर्ड सेमेस्टर के साथियों के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यदि आप हमारा ये वीडियो पूरा देख लेंगे, आपका 80% पूरा जो है इसी वीडियो से फंसेगा। अब देखिए क्यों फंसेगा, तो इसका कारण ये है क्योंकि ज्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हमने इसमें रखा है। और यदि आप किसी नोट से पढ़ रहे होंगे तो उसमें कोई ना कोई, जैसे पवन सेमेस्टर तमाम सेमेस्टर वाली बुक्स मतलब नोट्स मिलती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां होती हैं। उन त्रुटियों को भी हमने दूर करने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यूपीडी लेट थर्ड सेमेस्टर, इसमें हमने साइंस के क्वेश्चनों को रखा है। यदि आप प्यार से कोड बनाएंगे तो हम और भी वीडियो थर्ड सेमेस्टर के लाएंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 2024 का सबसे पहले शुरू करेंगे सेट, उसके बाद 2016 का, और इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी साथियों के सामने है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कुकिंग यानी खाना पकाने में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो खाना पकाने में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो यहाँ पर ब्यूटेन। देखो, जो सिलेंडर होता है एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, इसमें कौन सी गैसें ज्यादातर होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन, दो गैसें इसमें भरी होती है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। तो जिसे प्रोपेन में कार्बन कितना होता है? 3 C3 है ना, और ब्यूटेन में क्या होगा? C4H10, और यहाँ C3H8। तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन, ध्यान देंगे, प्रोपेन और ब्यूटेन दो गैसें होती हैं होती और उसमें इथाइल मार्केप्टन भी मिलाई जाती है ताकि दुर्गंध आए खुलने पर और लोगों को पता चल सके। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मात्रा साथियों ब्यूटेन की होती है। C4H10 इसका जो है सूत्र हो जाता है, एल्केन श्रेणी का ये तत्व है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बात करेंगे मेथेन, तो मेथेन एक दहनशील गैस है, मार्स गैस इसको भी कहा जाता है, दलदली स्थानों पर पाई जाती है। एथिलीन को फल पकाने वाली गैस भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की चाल अधिक होती है, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कहाँ अधिक होती है? तो यहाँ पर ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। देखो, प्रकाश के उल्टा इसमें गुण होते हैं। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की साथियों आवश्यकता होती है। तो माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ठोसों में सबसे ज्यादा, और उसके बाद में द्रव में, उसके बाद में गैस में, और निर्वात में तो क्या होता है? प्रकाश निर्वात में चल सकता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो सबसे ज्यादा किसमें चलेगी? ठोसों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सॉलिड्स में। भारतीय वैज्ञानिक हैं, भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं? थॉमस एल्वा एडिसन है जिन्होंने बल्ब का खोज किया। सीवी रमन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। मैडम क्यूरी, और इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किया था अपने पति के साथ मिलकर। पियरे क्यूरी के साथ मिलकर गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। तो यहाँ पर जो सीबी रमन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये भारतीय वैज्ञानिक है और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक, इसी को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथ, इसी को पीयूष ग्रंथि, इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देंगे। और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि ये किडनी के ऊपर मटर के दाने के जैसी पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि ये गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि ही थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है, जिसकी अगर वो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण कम कर देगी, आयोडीन की कमी होगी, तो गोइटर यानी घेंघा नामक रोग हो जाएगा। और ये अग्नाशय ग्रंथि होती है जो अग्नाशयी रस को स्रावित करती है। अग्नाशय ग्रंथियों में 3 प्रकार की अल्फा, बीटा और गामा जो है सेल होती हैं। अल्फा ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण करती है जो रुधिर में शर्करा की मात्रा को बढ़ाती है। वहीं पर बीटा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है जो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियमित करती है यानी कम करती है। अगला देखते हैं नागफनी का पौधा। तो नागफनी का पौधा कैसा है? तो ये मरुस्थल में उगता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, और नागफनी का पौधा मरुस्थल में साथियों उगता है। जलीय नहीं, आरोही नहीं, उपारोही नहीं है। जलीय जो जल में खिलते, जैसे कमल हो गया, गुजरी वगैरह। आरोही जो जो चढ़ते हैं ऊपर, जैसे कद्दू की बेल, लौकी की बेल। ऊपर रोही जो ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं।
अब हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। साथियों, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं? ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि तरंगे कंपन द्वारा उत्पन्न होती हैं। ध्वनि तरंगे कंपन द्वारा उत्पन्न होती हैं जो किसी माध्यम से यात्रा करती हैं। पहले मैंने बताया ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आमतौर पर हवा से ध्वनि तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है और इन्हीं ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन पाता है। मनुष्य का प्रयास अगर सुनने का है तो यही है। ध्वनि तरंगों में आवृत्ति यानी पिच का पर्याय है। इसकी आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज या प्रति सेकेंड भी होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं 2024 के पेपर में। हाइपरमेट्रोपिया शब्द को स्पष्ट कीजिए। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया को हिंदी में दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक, लॉन्ग साइडनेस कहा जाता है। इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से लेकर के पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, जिसका कारण नेत्र गोलक का छोटा होना होता है। देखो, दूरदर्शी दोष का मतलब क्या है कि ये नेत्र गोलक पहले इतना था तो यह प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता था, लेकिन ये समय के साथ क्या हो गया, छोटा हो गया मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण, और ये यहाँ पर अब रेटिना से पीछे जो है दूर बनता है प्रतिबिंब इसमें। तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना या नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना। यहाँ पर देखिए फोकस दूर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये हो गया अपना दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष, और इसको दूर करने के लिए यहाँ पे उत्तल लेंस लगाया गया है और जिससे यहाँ पे जो है प्रतिबिंब बन पा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में है। असम की राजधानी साथियों दिसपुर है। ध्यान रखेंगे, असम की राजधानी दिसपुर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। असम में चाय की खेती भी खूब होती है और यह एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, जिसके एक सींग होता है गैंडे के। ध्यान रखेंगे, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। यहाँ दुनिया के 2/3 भारतीय गैंडे रहते हैं, यानी भारतीय गैंडे जो होते हैं 2/3 यानी 3 में से 2 भाग जो है असम में ही रहते हैं। आइए एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि मधुमेह यानी जिनको डायबिटीज हो जाता है, अंग्रेजी में इसको डायबिटीज और हिंदी में इसको शुगर के नाम से जानते हैं, और मधुमेह रोगी को किन 4 लक्षणों का उल्लेख मिलता है? तो मधुमेह के लक्षण रक्त में रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है, यानी इंसुलिन का कम श्रावण होना और ग्लूकागान का ज्यादा श्रावण होना, और तभी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसके लक्षण क्या होंगे? बार बार पेशाब आने जाना पड़ेगा, अत्यधिक प्यास लगेगी, बार बार भूख लगना, वजन का घटना, थकान महसूस होना, घाव का देर से भरना। तो ये सभी किसके लक्षण है? मधुमेह के लक्षण है। रक्त शर्करा, देखो मधुमेह में क्या होगा, बार बार आप पेशाब जाएंगे, अत्यधिक प्यास आपको लगेगी, बार बार भूख लगेगी, वजन घट जाएगा, थकान महसूस होगी, घाव का अगर चोट लग जाएगी तो घाव देरी से भरेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, खनिज क्या है? प्रश्न है आपसे, खनिज क्या है? मिनरल्स, व्हाट इज मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? तो खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी की सतह या उसकी गहराई में पाए जाते हैं और जिनसे धातु, रसायन या अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। ये ठोस, कार्बन, अकार्बनिक और निश्चित रासायनिक संरचना वाले होते हैं, जैसे लोहा, कोयला, चूना, पत्थर आदि। कहने का मतलब जो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी से खुदाई करके प्राप्त होते हैं, लोहा, कोयला, चूना, पत्थर आदि, इनको हम लोग खनिज कहते हैं। अगला यहाँ पर एथेन तथा एसिटिलीन का सूत्र लिखिए। तो एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। देखो, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अब एथेन पूछा है तो मेथेन 1 नंबर पे होता है, एथेन 2 नंबर। जैसे n की जगह 2 रखोगे तो यहाँ 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 हो जाएगा। रासायनिक नाम भी इसका एथेन ही है। जितने भी एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं उनका साधारण नाम, उनका यूपीएससी नेम सेम ही होता है। एसिटिलीन, यहाँ पे देखिए एसिटिलीन ये C2H2 है, ये एल्कीन ग्रुप का सदस्य है CnH2n। इसका सामान्य रासायनिक सूत्र होता है, एसिटिलीन के लिए C2 लेंगे तो यहाँ पर H2 C2, एक मिनट,
ये C2H2 CnH2n -2 ये होगा फार्मूला। तो ये स्टिलीन हो जाएगा और इसका हो जाएगा एथाइन। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। और यही जो होती है फल पकाने वाली गैस भी होती है। अब हम लोग थोड़ा बड़े उत्तरों की तरफ चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। पार्श्व परिवर्तन को उदाहरण देकर समझाइए। पार्श्व परिवर्तन वह स्थिति होती है, पार्श्व परिवर्तन मतलब साइड मिरर की बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे समतल दर्पण में साइड मिरर देखने को मिलता है। पार्श्व परिवर्तन वह स्थिति होती है जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में इस प्रकार दिखाई देता है कि उसका दायां भाग बाएं और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। यानी दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग दायां। जब आप दर्पण में देखेंगे, समतल दर्पण में, उदाहरण जब कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है तो उसका दायां हाथ उठता है तो दर्पण में ऐसा दिखता है कि उसने बायां हाथ उठाया है। यही पार्श्व परिवर्तन होता है, लेटरली इन्वर्जन। एम्बुलेंस शब्द को एम्बुलेंस की गाड़ी के आगे उल्टा लिखा जाता है इस तरीके से, ताकि आगे चल रहे वाहन वाले अपने रियर व्यू मिरर में इसे सीधा पढ़ सकें। ये देखिए, एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है, लेकिन जब आगे वाली जो गाड़ी का शीशा होता है उसमें ये कैसा दिखाई देता है? शीशा दिखाई देता है। और आपने अगर यहाँ पे देखिए बायां हाथ उठाया है तो दर्पण में ऐसा लगता है कि जो है राइट हैंड उठा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? यहाँ पे प्रश्न कहता है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? उत्सर्जन शरीर से हानिकारक और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं। यह सभी जीवित चीजों में एक आवश्यक प्रक्रिया है। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन के लिए कई अंग होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख तत्व हैं, जैसे कि त्वचा। त्वचा में मौजूद सफेद ग्रंथियां पसीने के जरिए शरीर से अतिरिक्त पानी और नाइट्रोजन जैसे उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे वृक्क यानी किडनी की, तो यह मानव शरीर का सबसे अहम उत्सर्जन अंग है। यह शरीर में मौजूद रक्त यानी खून को साफ करता है और अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों का मूत्र के जरिए बाहर निकाल देता है। फेफड़े श्वसन प्रक्रिया के जरिए फेफड़े शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। बड़ी आंत शरीर से मल को बाहर निकालती है। यकृत जरूरत से ज्यादा अमीनो एसिड को यकृत नाइट्रोजनी भाग में बदल देता है। यकृत माने यहाँ पर लीवर की बात की जा रही, जिगर जिसको बोलते हो। ये क्या करता है? जरूरत से ज्यादा जो एमिनो एसिड बन जाता है, अमीनो अम्ल, उसको नाइट्रोजनी भाग में बदल देता है, फिर इसे अमोनिया और यूरिया में बदलकर मूत्र के मार्ग से बाहर निकाल देता है। ये सब देख सकते हो, ये फेफड़े हैं, ये आपकी किडनी है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, परावर्तन किसे कहते हैं? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश में परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। साइन आई मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही तिल पर स्थित होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये देखो चित्र आपने देखा भी होगा 10th क्लास में। ये होता है आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। नीचे की सतह पालिश कर दी जाती है। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं में अंतर, क्रियाओं को उदाहरण से समझाना है। तो ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं वे होती हैं जो हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो हमारी इच्छा और सोच पर निर्भर करती हैं। ये क्रियाएं सचेतन होती हैं, अर्थात इन्हें करने के लिए हमें जागरूक होना आवश्यक है। जैसे हाथ उठाना, जब कोई शिक्षक आपसे प्रश्न पूछता है तो और आप हाथ उठाकर उत्तर देते हैं तो यह एक ऐच्छिक प्रतिक्रिया है। खेलना, प्ले, फुटबॉल खेलते समय या निर्णय लेना या दौड़ना भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं कि आप दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे। लेखन, कुछ लिखने का निर्णय लेना, जैसे नोट्स बनाना, एक ऐच्छिक प्रक्रिया है। टहलना ऐच्छिक प्रक्रिया। अनैच्छिक प्रतिक्रिया, अनिच्छिक प्रतिक्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो हमारा मस्तिष्क स्वतः संचालित करता है और ये हमारी इच्छा या सोच पर निर्भर नहीं होती, अपने आप हो जाती हैं। ये प्रतिक्रियाएं शारीरिक रूप से स्वतः स्फूर्त होती है और हमारे शरीर की सुरक्षा और नियंत्रण के लिए आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए दिल का धड़कना, जब दिल धड़कता है तो एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया, उसको आप रोक नहीं सकते कि रेस्ट कर लो। जो निरंतर चलती रहती है इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पलक झपकना, आंखों को सुरक्षित रखने के लिए पलक झपकना एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया स्वतः होती है।
जैसे लार का टपकना मिठाई या जो अपनी मनपसंद चीज को देख करके। सांस लेना भी एक अनैच्छिक क्रिया है जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, इसे आप रोक नहीं सकते। शुगर चारकोल क्या होता है? शुगर चारकोल यानी चीनी का कोयला। ध्यान रखें, शुगर माने चीनी, चारकोल माने कोयला। शुगर चारकोल गन्ने की चीनी को जलाने से बनता है। जब गन्ने की चीनी को जलाया जाता है तो शुगर चारकोल बनता है, जिसे किसी भी अकार्बनिक अशुद्धियों की हटाने के लिए बार बार पुनः क्रिस्टलीकृत किया जाता है। कार्बनिक अशुद्धियों को हटाने के लिए उसे बार बार क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। इसे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कंसंट्रेट की उपस्थिति में चीनी के निर्जलीकरण द्वारा भी तैयार किया जाता है। मतलब इसको दूसरी विधि है इसकी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे और उपस्थिति में चीनी के निर्जलीकरण यानी चीनी के पानी को हटा देंगे तो भी ये बन जाएगा। चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक निर्जलीकरण एजेंट है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, निर्जलीकरण एजेंट है। यह चीनी से पानी को अवशोषित कर लेता है और कार्बन के काले अवशोषों को पीछे छोड़ देता है। यह अनाकार कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, शुगर चारकोल। खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं? खाद्य संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सड़ने, कीटों, जीवाणुओं और फफूंद से बचाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इसके लिए सुखा करके रख ली जाती है, जैसे खटाई वगैरह। ठंडा करना, कुछ चीजें ठंडी करके रख ली जाती हैं। नमक, चीनी, तेल तथा रासायनिक संरक्षक जैसे विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसी में तो चीनी डाल करके उसको सुरक्षित रख लिया जाता है, जैसे रसगुल्ले वगैरह। उदाहरण के लिए दूध का पाश्चुरीकरण करना। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे करते हैं? दूध को पहले थोड़ा गर्म करते हैं, फिर और ज़्यादा गर्म करते हैं, फिर उसको अचानक से ठंडा कर देते हैं। अचार बनाने में नमक डालते हैं, सब्जियां सुखा लेते हैं। इससे अनाज, फल, सब्जियां, दूध व मसाले सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनके प्रकार उदाहरण से ही समझाइए। हाइड्रोकार्बन वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो माने हाइड्रोजन, कार्बन माने कार्बन, दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में केवल एक उदाहरण में कौन आता है? एल्केन। सभी बंध सिंगल बॉन्ड होते हैं। एक एल्केन में क्या होते हैं? सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनकी चारों संयोजकताएं कंप्लीट होती है, जैसे मेथेन, एथेन। जैसे मेथेन को देखोगे तो इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड भी लगा है, फिलहाल दूसरे कार्बन ही नहीं है, और यहाँ इसकी चारों वैलेंसी कवर्ड है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें एक या अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड भी मिलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच, इधर उधर नहीं, इधर तो यहाँ पे H लगेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, तो C2H4 हो जाएगा। जैसे एथीन एल्कीन श्रेणी का सदस्य और एल्काइन श्रेणी का सदस्य एथाइन है। हाइड्रोकार्बन का उपयोग हम लोग ईंधन, प्लास्टिक, रंग व औषधियों के निर्माण में करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? ये वीडियो मैं छोटा ही बनाऊंगा और आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा कि मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं। आप लोग कमेंट करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और इसको हाइप भी, जब लाइक करेंगे तो तुरंत हाइप वाला आता है, हाइप कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, प्यार सपोर्ट दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है आशीष सर सीतापुर, और इसमें प्लेलिस्ट बनी है, आप अंदर जा कर के ढेर सारा डीलेट का कोर्स थर्ड सेमेस्टर का पढ़ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।